खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोककर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोककर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जय हिंद, जय भारत। मां भारती के लालो आप सभी का गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, एक बार सेशन को शेयर कर दिए, जुड़ जाए सभी बच्चे। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ, जुड़ जाए एक बार सभी बच्चे। जी, क्लास का आगाज करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे आज जो कोशिका के प्रकार के बारे में। ठीक है, जी हाँ, प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल या कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार या सेल। ठीक है, जी गुरुजी। इसके बारे में जैसा कि हमने कोशिकाओं के बारे में, तो अंतःप्रदेश जालिका थी, चाहे रिक्तिका हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी काय हो, उनके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। केंद्र के बारे में पढ़ लिया था। आज उसके बारे में जो दूसरा उसी का टॉपिक है कोशिका जिसका प्रकार है, जो कोशिका के प्रकार के बारे में हम इसके बारे में थोड़ी सी आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो संरचना की जटिलता के आधार पर इसकी जो संरचना होती है, कोशिका की जो संरचना होती है, और संरचना की जटिलता के आधार पर संरचना की संरचना की जटिलता के आधार पर सेल्स यानी कोशिका की जो संरचना है उसकी जटिलता के आधार पर कोशिका की प्रकार आज हम पढ़ेंगे। और जो संरचना की जटिलता के आधार पर होती है, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? जटिलता के आधार पर गुरुजी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, यहां हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? तो गुरुजी हम आज संरचना के आधार पर करें। ठीक है, जी गुरुजी। आगे बात करते हैं कि होती कौन कौन सी है गुरुजी। एक तो होती है पूर्व केंद्रीय कोशिका। कौन सी होती है? एक तो गुरुजी होती है पूर्व केंद्रीय कोशिका। ठीक है, जी गुरुजी। पहली होती है पूर्व पूर्व केंद्रीय कोशिका। ठीक है, याद रखने के लिए इसमें एक ही चीज है कि संरचना के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि संरचना की जो जटिलता है उसके आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, जी गुरुजी। पहली हो गई पूर्व केंद्रीय कोशिका। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी? सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, सुकेंद्रीय कोशिका। साथ में नोट्स बनाते जाइए, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, तो साथ साथ में नोट्स लिखते जाइए ताकि एग्जाम से पहले आपको ये वापस देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कोशिकाओं के प्रकार सेल ऑफ टाइप्स किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना की जटिलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है गुरुजी। पहली कौन सी हुई? पूर्व केंद्रीय कोशिका। ठीक है, जी गुरुजी। दूसरी है सुकेंद्रीय कोशिका। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका, इसमें विभेद देखते हैं। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका में विभेद देखते हैं। आज इनमें अंतर देखते हैं। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। अब इनमें अंतर देखते हैं। अंतर में देखेंगे कि पूर्व केंद्रीय कोशिका है उसमें क्या होगा? ये सामान्यतः छोटी होती है। जो पूर्व केंद्रीय कोशिका है वह सामान्यतः छोटी होती है गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। और सुकेंद्रीय कोशिका कैसी होती है गुरुजी? ये बड़ी होती है। ठीक है, जी गुरुजी। दूसरा प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें एक ही क्रोमोसोम होते हैं, मतलब इसमें एक ही गुणसूत्र होते हैं। किसमें होते हैं? पूर्व केंद्रीय कोशिका में। ठीक है, जी गुरुजी। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में क्या होता है? इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम या एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। दूसरा हो गया। बात करते हैं तीसरे प्रकार की। ठीक है, तीसरा होता है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। कि केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होती है। किसमें नहीं होती है गुरुजी? पूर्व केंद्रीय कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। आगे है केंद्रक झिल्ली, उसमें होती है। किसमें? सुकेंद्रीय कोशिका में। सुकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है कि केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली नुमा संरचना होती है उसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के बाहर होते हैं जो कोशिका केंद्र द्रव्य अंदर हो जाता है, फिर केंद्रक झिल्ली हो जाती है, फिर कोशिका द्रव्य आ जाता है। ठीक है, जी गुरुजी। चौथा अंतर देखते हैं इस पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में अंतर में चौथा अंतर है गुरुजी इसमें कि झिल्ली से युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। कि जो भी कोशिकांग है वो झिल्ली से युक्त नहीं होंगे। ठीक है, जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाएगी।
ठीक है, जैसा कि केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है, उसी प्रकार जो जितने भी कोशिकांग है इसमें, उनमें किसी में भी झिल्ली नहीं पाई जाएगी। ठीक है जी गुरुजी। और सुकेंद्र के कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, मतलब उसमें जो भी कोशिकांग है उनके चारों ओर झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है जी गुरुजी। अगली बात, 5वें नंबर की बात करते हैं। कोशिका विभाजन की जो संलयन हुआ मुकुलन के द्वारा होता है, कि पूर्ववर्ती केंद्र के कोशिकाओं में जो विभाजन होता है गुरुजी, वो संलयन या मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है जी गुरुजी। और सुकेंद्र के कोशिकाओं में क्या होता है गुरुजी? सुकेंद्र के कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है गुरुजी? समसूत्री विभाजन होता है। तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जैसा कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में एक बार वापस रिपीट करते हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में अंतर। इसमें से कैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं छोटी होती है या सुकेंद्रीय कोशिकाएं छोटी होती है? तो गुरुजी इसमें सामान्यतः छोटी होती है जो पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं होती है। ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें से कि केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, किन में नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस दिया जाएगा आपको, पूर्व केंद्रीय कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका, दोनों या दोनों नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व केंद्रीय कोशिका। या ऐसा पूछा जा सकता है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं संरचना के आधार पर? ठीक है, तो उसमें होगा सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है जी गुरुजी। फिर आगे चर्चा करते हैं। अगला इसी में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका विभाजन जो पूर्ववर्ती केंद्रिका या पूर्व केंद्रीय कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि के द्वारा होता है? तो किस विधि के द्वारा होता है गुरुजी? संलयन या मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है। अगर इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किस विधि के द्वारा होता है? तो किस विभाजन के द्वारा होता है गुरुजी? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है जी गुरुजी। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको वापस ये चीज देखने को लिए वापस जरूरत ना पड़े। ठीक है जी गुरुजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में एक बार। जी, आगे चर्चा करते हैं। आगे इसका जो उदाहरण होगा किसका? इसमें पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिकाओं में उदाहरण जिसका होगा नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और शैवाल। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। ठीक है। और जो आपके सुकेंद्रीय कोशिका या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में सुकेंद्रीय कोशिका, इसका एग्जाम्पल होगा मनुष्य शरीर की कोशिका, मनुष्य शरीर की कोशिका प्लस अमीबा। ठीक है जी गुरुजी। मनुष्य शरीर की कोशिका प्लस अमीबा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी गुरुजी। साथ में नोट्स भी बनाते जाइए और साथ में एग्जाम्पल लिख लीजिए उन दोनों के नीचे, ताकि आपको वापस ये टिप्स देखने के लिए जरूरत ना पड़े। ठीक है जी गुरुजी। आगे चलते हैं। पादप व जंतु कोशिका में अंतर। जी हाँ, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा सभी बच्चों के लिए, आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। और यह आज वाला चैप्टर तो चाहे 12th के क्लास का हो, चाहे 11th क्लास वाला बच्चा हो, चाहे 10th क्लास वाला बच्चा, उनके लिए भी आज की क्लास तो रामबाण की तरह साबित होगी। ठीक है जी गुरुजी। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर आज का जो इस टॉपिक के बारे में इसमें भी अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है जी गुरुजी। इसमें अध्ययन करेंगे कि पूर्व केंद्रीय और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में अंतर हो गया संरचना के आधार पर। ठीक है। दूसरी बात, अब अध्ययन करेंगे जंतु व पादप कोशिका में अंतर। तो जंतु व पादप कोशिकाओं में जो सबसे ज्यादा अंतर सामान्यतः पूछा जाता है तो वो क्या होता है? तो सबसे पहले अपन आकार पे चलते हैं। तो जो जंतु कोशिका का आकार होता है गुरुजी, ये आकार सामान्यतः छोटा होता है। कि जंतु कोशिकाओं की जो संरचना होती है या जंतु कोशिका होती है वो सामान्यतः गुरुजी छोटी होती है। कैसी होती है? यह आकार में छोटी होती है, छोटी होती है गुरुजी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बात आती है पादप कोशिका की। तो पादप कोशिकाओं जो आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती है किसकी बजाय? जंतु कोशिकाएं की। तो यहां पे अपन ऐसा भी लग सकते हैं कि आकार में जंतु कोशिका से बड़ी, आकार में जंतु कोशिका से बड़ी, जंतु कोशिका से बड़ी होती है। आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरे अंतर पर चलते हैं गुरुजी। ठीक है, दूसरा अंतर क्या होगा? तो दूसरा अंतर क्या होगा कि इसमें जो कोशिका भित्ति है वह नहीं होती है। कौन सी?
कोशिका भित्ति, जैसा कि कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर जो भित्तिनुमा संरचना होती है, ठीक है, मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। उसके फिर बाहर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। उसके सबसे बाहर में क्या होती है, ठीक है, निर्जीव निष्क्रिय भाग होता है, जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे कि कोशिका भित्ति अब्सेंट, सेल वॉल अब्सेंट, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति है वह नहीं पाई जाती, ठीक है जी गुरु जी। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है वह नहीं पाई जाती, जी गुरु जी। आया समझ में, बिल्कुल। इसी के बाद अपनी जो पादप कोशिका है, तो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है जी गुरु जी। आगे चर्चा करते हैं। आकार हो गया, इसकी भित्ति हो गई। एग्जामिनर सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है। ऑप्शन जंतु कोशिका, पादप कोशिका, या इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो ठीक है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है, न कि जंतुओं में पाई जाती है। यह निर्जीव निष्क्रिय भाग होता है, शरीर के सबसे बाहरी होता है। कोशिका को जो उसको सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है, आकार ढांचा प्रदान करने में या उनको सहायता प्रदान करता है, उसकी रक्षा करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसके पास गोल्जी काय उपस्थित होता है, ठीक है। किसके पास होता है, जंतु कोशिका के पास गोल्जी काय, गुरुजी गोल्जी काय उपस्थित होता है, गोल्जी काय उपस्थित होता है, ठीक है। आकार छोटा हो गया थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ी, ठीक है। गोल्जी काय उपस्थित होता है किसमें, जंतु कोशिका में गोल्जी काय उपस्थित होता है, ठीक है जी गुरु जी। साथ ही पादप कोशिका में गोल्जी काय के स्थान पर अलग संरचना पाई जाती है, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, जी गुरु जी। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम उपस्थित, डिक्टियोसोम उपस्थित होता है गोल्जी काय की जगह, गोल्जी काय की जगह, कि गोल्जी काय की जगह इसमें डिक्टियोसोम उपस्थित होता है, डिक्टियोसोम उपस्थित होता है गोल्जी काय की जगह, ठीक है जी गुरु जी। होगा तीसरा अंतर, जी गुरु जी। अगले अंतर की ओर चलते हैं। चौथा अंतर क्या होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो जो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में देखते हैं, तो जंतु कोशिका जो अत्यंत छोटी रिक्तिका या रिक्तिका का अभाव, ठीक है। कईयों में रिक्तिका पाई जाती है और कईयों में अब्सेंट भी रहती है, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिक्तिका, रिक्तिका का सामान्यतः अभाव, सामान्यतः अभाव होता है, क्योंकि कईयों में ये पाई जाती है और कईयों में ये नहीं पाई जाती, ठीक है। जबकि पादप कोशिकाओं में देखा जाए तो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका होती है, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं उस समय गोल अंडाकार संरचना दिख रही थी, वो रिक्तिका थी और वो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं थी, ठीक है, ठीक है जी गुरु जी। बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी रिक्तिका उपस्थित, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित, बड़ी बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है, ठीक है जी गुरु जी। इसको एक बार वापस देख लेते हैं।
कि आकार में छोटी होती है और वो आकार में बड़ी होती है अपेक्षाकृत। जंतु कोशिका जो पादप कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती है। ठीक है जी गुरु जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक बार वापस अंतर देखते कि आकार में छोटी होती है जबकि पादप कोशिका जो आकार में बड़ी होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जबकि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है जी गुरु जी, गोल्जिकाय उपस्थित होता है जंतु कोशिकाओं में जबकि पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाय की जगह डिक्टियोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, अगला अंतर, रिक्तिका सामान्यतः अभाव होता है। क्या होता है, जंतु कोशिका में जो रिक्तिका का होता है वो सामान्यतः अभाव होता है और पादप कोशिकाओं में क्या होता है गुरुजी, इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। क्या होती है गुरुजी, बड़ी बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। ठीक है जी गुरुजी, आगे इसमें और चर्चा करते हैं। ठीक है, साथ में इसकी शोर ले लीजिए। अगला अंतर में देखेंगे ठीक है जी गुरु जी, चार अंतर हमने देख लिए, अगले अंतर की ओर चलते हैं। ठीक है जी गुरु जी, इसमें अंतर में देख रहे हैं कि इसमें डिक्टियोसोम हो गया था, रिक्तिका भी हो गई थी। लवक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में जो लवक होता है वह अब्सेंट होता है, मतलब लवक नहीं पाया जाता। लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि गुरुजी पादप कोशिकाओं में तो लवक उपस्थित होता है। क्या होता है कि पादप कोशिकाओं में गुरुजी लवक उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लवक उपस्थित। लवक उपस्थित होता है। लवक उपस्थित होता है, साथ में लिखते जाइए ताकि आपको वापस देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी गुरु जी, दूसरी बात, जंतु कोशिकाओं में तारकाय व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तारकाय जो व्यापक रूप से पाया जाता है। तारकाय या सेंट्रोसोम या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, कि सेंट्रोसोम है जो सामान्यतः पाया जाता है या व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है जी गुरु जी, और बात करते हैं उसमें, तो इसमें तो पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में देखा जाए तो जो तारकाय केवल शैवाल एवं कवकों में ही देखने को मिलता है। किनके में, यह केवल शैवाल, शैवाल व कवकों में ही उपस्थित, कवकों में ही उपस्थित होता है। ठीक है, शैवाल व कवकों में ही उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें जो खोज्य पदार्थ होते हैं, जंतु कोशिका में जो भोज्य पदार्थ होते हैं गुरुजी, भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में या वोटिकन कणों के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में जी गुरुजी, इसमें लिखते हैं भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में होता है गुरुजी, ग्लाइकोजन के रूप में। जी गुरुजी, पादप जंतु कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है जी गुरुजी, संचित रहता है। जो भोज्य पदार्थ के कण होते हैं वह रहते हैं, ये याद रखना है। किन के रहते हैं गुरुजी, भोज्य पदार्थ के कण रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो उसमें क्या होता है, जो पादप कोशिकाओं में होता है, जो कवक के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संचित रहता है। किसमें, मंड के रूप में, यह याद रखना। बहुत बार पूछा जाता है कि मंड के रूप में भोज्य पदार्थ वो उपस्थित किस में होते हैं गुरुजी, पादप कोशिकाओं के रूप में या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मंड के रूप में संचित रहता है, मंड के रूप में संचित रहता है।
ठीक है जी गुरु जी। मंड के रूप में संचित रहता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, बिल्कुल गुरु जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें लाइसोसोम की बात हो गई या नहीं, लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं एक बार लाइसोसोम का, इसमें अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, तो ठीक है लाइसोसोम के बारे में और चर्चा कर देते हैं गुरु जी। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है, तो सभी को पता होगा, और जिन्होंने अभी तक अपने जीत बेस से नहीं जुड़े तो वो जल्द से जुड़ जाए, क्योंकि अभी ज्यादा क्लासें हुई नहीं है, आज 12 नंबर की क्लास है, तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने है नहीं, नॉर्मली कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक चीज आपको वापस पढ़ लिया है उसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाना है हमें, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े वो जरूर जुड़ जाए, ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ जो इसमें जंतु कोशिकाओं में जो लाइसोसोम होता है वह पाया जाता है, लाइसोसोम क्या होता है इसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है गुरुजी, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर छापें एक बार कि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हाँ लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम एब्सेंट, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है जी गुरुजी। आ गया समझ में जी गुरुजी, एक बार साथ में लिखते जाइए ताकि बहुत आपके लिए कारगर साबित होगी आगे, ठीक है। बात करते हैं जंतु कोशिका में जो एक कोशिका प्रोटोजोआ यूग्लिना के अतिरिक्त किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। हमने जैसे लवक की बात की थी, तो ये लवक है जो केवल यूग्लिना और प्रोटोजोआ के अतिरिक्त किसी भी जंतु में नहीं पाई जाती। किस किन में नहीं पाए, किस में जाती है जो जंतु कोशिका में माना जाए, तो आप इसको अपवाद स्वरूप इसे लिख सकते हैं कि जिसमें प्रोटोजोआ और यूग्लिना के, यहाँ पे आप साथ में लिख लेना चाहिए प्रोटोजोआ और यूग्लिना, इन दोनों में तो पाई जाती है समझते, बाकी अब्सेंट होते हैं, ठीक है, लगभग बाकी में अब्सेंट होता है और उसमें लवक उपस्थित होता है, ठीक है, ये हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ताकि आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। जी हाँ जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आज का जो पीछे हमने जो पढ़ा है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है जी गुरु जी। अभी तक हमने जो भी चैप्टर वाइज आज पढ़े हैं, जी गुरु जी, आज की अपना ये 12 नंबर की क्लास थी। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े वो एक बार अवश्य जुड़ जाए, ठीक है जी गुरु जी, क्योंकि अभी तक जो नहीं जुड़े उनको यही कहेंगे कि जल्दी से जुड़ जाए। जो आपकी शाम की जो 6 बजे क्लास चल रही है अपनी साइंस की, 8 बजे अपनी क्लास आने वाली है मैथ की, तो सभी बच्चे जुड़ जाए, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाता है उसको फिर वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ्स के जो टॉपिक होते हैं वो कंटिन्यूसली एक टॉपिक से एक से आगे स्टेप वाइज चलते हैं, क्योंकि अगर पहले वाला स्टेप आपको याद है तभी आप आगे वाले स्टेप को समझ पाओगे, तो ठीक है जी गुरु जी। आपको पहले क्लासे लेनी होगी, उसके बाद आगे की आगे स्टेप वाइज आपको समझ में आएगा। तो इतना ज्यादा मैटर अभी तक पढ़ाया नहीं, अभी स्टार्ट ही किया है, तो जल्दी से जुड़ जाइए उस क्लास से भी। जी हाँ तैयार रहिए 8 बजे पेन कॉपी लेके, और अपनी शाम को 6 बजे आ रही है, ये चल रही है रोज साइंस की क्लास, और सुबह 7:15 ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, उससे जुड़ना न भूले, ठीक है। एक बार 5 मिनट वापस रिवाइजन देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं को प्रकार, तो कोशिकाओं का प्रकार किस प्रकार से पढ़ा ये याद रखना। हमने पढ़ा था गुरुजी संरचना की जटिलता के आधार पर, ठीक है। वैसे कोशिका 2 प्रकार की होती है, ओरल भी होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे संरचना के आधार पर या संरचना की जटिलता के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। गुरुजी कितने प्रकार की होती है, गुरुजी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है गुरुजी, एक तो होती है पूर्ववर्ती केंद्रिका और दूसरी होती है सुकेंद्रिकीय कोशिका। कौन सी होगी, पूर्ववर्ती केंद्रिकीय कोशिका और सुकेंद्रिकीय कोशिका। साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट्स बनाते जाइए, तो साथ में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले बार अगली टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है जी गुरुजी। आगे बार हमने इसमें अंतर पढ़ा था कि गुरुजी पूर्व केंद्रिकीय कोशिका और सुकेंद्रिकीय कोशिका में अंतर हमने देखा था। साथ में लिखते जाइए, अगर पहले नहीं लिखा तो एक बार लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अंतर देखते हैं गुरुजी।
कि पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिकाओं में क्या होता है गुरुजी, इसमें ये सामान्यतः छोटी होती है, जबकि सुकेंद्रीय कोशिका जो सामान्यतः आकार में बड़ी होती है। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, इसमें एक ही प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, कि एक ही क्रोमोसोम होते हैं गुरुजी। पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिकाओं में क्या होता है गुरुजी, इसमें एक ही क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। उसके बाद सुकेंद्रीय कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं। बात करते हैं केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। पूर्ववर्ती केंद्रिकाओं में क्या होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जबकि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिकाओं में क्या होता है गुरुजी, झिल्ली से युक्त कोशिकांग नहीं होता है, मतलब कोई भी कोशिकांग पे झिल्ली नहीं होती है। ठीक है जी गुरुजी। और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में क्या होता है गुरुजी, झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। बात करते हैं इसमें पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिकाओं में क्या होता है गुरुजी, कोशिका विभाजन संलयन या मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है गुरुजी, संलयन या मुकुलन के द्वारा होता है। जबकि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में होता है गुरुजी, इसमें कोशिका का विभाजन होता है जो समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है गुरुजी, इसमें जो विभाजन होता है वो तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जबकि पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है वह संलयन या मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं जी गुरुजी। आगे की ओर जो आपके पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिका है उसका उदाहरण है नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका होती है, और शैवाल, यह है आपके पूर्ववर्ती केंद्रीय कोशिका के उदाहरण। और सुकेंद्रीय कोशिका के उदाहरण आपको वो है आपके सुकेंद्रीय कोशिका के उदाहरण मनुष्य के शरीर की कोशिका और अमीबा। ठीक है, मानव शरीर की कोशिका और अमीबा इसका राइट आंसर होगा एग्जाम्पल। ठीक है, अगली बात करते हैं पादप व जंतु कोशिकाओं में अंतर। सबसे ज्यादा विभेद यही पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा यही जाता है इसमें से कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने, पादप कोशिका, जंतु कोशिका या दोनों में नहीं। तो आपको राइट आंसर करना है गुरुजी, कोशिका भित्ति या सेल वॉल तो गुरुजी पादपों में ही पाई जाती है, क्योंकि पादप की कोशिका जो जटिल होती है और सेल वॉल का मतलब होती है उसको चारों ओर से ढकी रहती है, मतलब उसको जटिलता प्रदान करती है या सुरक्षा या आवरण बनाए रखती है। तो गुरुजी जाहिर सी बात है इसमें पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। ठीक है, न कि जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिका छोटी आकार में होती है गुरुजी। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि पादप कोशिकाओं को जो आकार में जंतु कोशिका की बजाय बड़ी होती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे बात करते हैं गोल्जी काय की। तो गुरुजी जंतु कोशिका में गोल्जी काय उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय की जगह डिक्टियोसोम उपस्थित होता है। अगर एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका में गोल्जी काय की जगह कौन सी संरचना पाई जाती है, उसका क्या नाम है, तो गुरुजी उसका नाम है डिक्टियोसोम। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि जंतु कोशिका में रिक्तिका का सामान्यतः अभाव होता है। कहीं कहीं उनमें अपवाद स्वरूप रिक्तिका पाई जाती है जंतु कोशिका में, जबकि सामान्यतः इसका अभाव होता है। बात करते हैं पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका में क्या होता है गुरुजी, इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिका होती है या बड़ी बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से, फिर आगे चर्चा करते हैं जी गुरुजी। आगे चर्चा करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। आगे चर्चा करते हैं कि इसमें लवक नहीं पाया जाता है। क्या होता है, लवक नहीं पाया जाता है, जबकि प्रोटोजोआ और यूग्लिना एक अपवाद स्वरूप है जिनमें लवक पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में, बाकी सामान्यतः इनमें नहीं पाया जाता। जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होता है, उसमें लवक उपस्थित होता है। ठीक है, बात करते हैं जंतु कोशिका के तारकाय या सेंट्रोसोम की, जो इसमें पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में शैवाल व कवकों में ही उपस्थित होता है, बाकी में तारकाय नहीं पाया जाता है, बाकी में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थों के कण है जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में यह मंड के रूप में संचित रहता है। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं कि जंतु कोशिकाओं में जो लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसकी शॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ले लिया स्क्रीनशॉट। जी बिल्कुल ठीक है, ले लिया बिल्कुल। तो आज की क्लास ये थी। जी हाँ,
अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है, एग्जाम डेट आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की डेट आ चुकी है, एमटीएस की डेट आ चुकी है, सीआरपीएफ की डेट आ चुकी है, पटवार का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, आपके पास ये गोल्डन चांस है। हम बार बार आपको कहते हैं कि जनवरी में आपके जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद नई सरकार बनेगी तो वैकेंसियां 3 साल तक नहीं निकालेगी। ये आपके पास गोल्डन चांस है, तो इसी में आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, आपको अगर घर वालों को खुश करना है तो सिलेक्शन लेना है, अगर पड़ोसियों को खुश करना है तो आपको अनसक्सेसफुल होना है, सिलेक्शन नहीं लेना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो या अनसक्सेसफुल। ठीक है, यह आप पे डिपेंड करता है। जी हाँ, बिना कोशिश के आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है जी गुरु जी, इसी के साथ आज की क्लास से यहीं से आपसे इजाजत चाहते हैं। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।